भारत की बात के यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुत ही भारी बहुमत से जीत दर्ज कराई और अब जैसे ही जीत दर्ज हो चुकी है, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सरकारें नई बन चुकी हैं, तो कांग्रेस ने और अन्य दलों ने वही अपना रोना शुरू कर दिया है ईवीएम के ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर, अन्य जातीय समीकरणों के ऊपर और अलग अलग तरीके से कोसना शुरू कर दिया है। वो अपनी हार क्यों हुई, किन कारणों से हुई, इसमें समीक्षा करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जनता ने या तो गलत चुनाव कर लिया या फिर ईवीएम को भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर लिया। अब देखो कितनी विचित्र सी बात है कि भाई जिन राज्यों में तो कांग्रेस जीत गई, जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीती, वहां पे ईवीएम को बीजेपी हैक नहीं कर पाई, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस हार गई, जैसे राजस्थान में मान के चलो कांग्रेस हारी, जहां पे गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे ईवीएम हैक होगी। और तेलंगाना में जहां पे ना बीजेपी की सरकार थी ना कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे बीजेपी ने हैक कर ली, मतलब हैक नहीं कर पाई। कैसी अलग अलग से तथ्य ये लोग देते हैं। देखो ये क्या होता है, जब अपने अंदर नाकामी होती है और नाकामी का कारण जो है वो दूसरों पे डालने की कोशिश की जाती है, तब इस प्रकार से बड़ी ही ओछी और बड़ी ही छोटी बातें की जाती हैं। साथियों, जनादेश जो भी आए, जिस भी पार्टी के फेवर में आए, जनादेश भारत के नागरिकों ने दिया है, उन स्टेट्स के लोगों ने दिया है, मतदाता ने दिया है और जनता जनार्दन है। जनता सब देख रही है, कहां पे एंटी इनकम्बेंसी है, कौन सी सरकार किसके लिए अच्छी है, जनता को सब मालूम है। तो अब अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखें, डिटेल अकेली अकेली स्टेट्स का भी हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं कि बीजेपी इतनी भारी बहुमत से इन 3 राज्यों में जीती कैसे, क्या कारण है। तो इसका जो मेरी समझ आता है वो एक कारण बहुत छोटा सा, एक लाइन के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जगह जगह कहते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले उसको शायद सुनने को तैयार नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देखो, अनडाउटली बीजेपी का जो एक संगठन है, वो संगठन कांग्रेस से आज की स्थिति में बहुत बेहतर और बहुत मजबूत बना हुआ है, परिवारवाद के इंटरफेरेंस के बिना बना हुआ है। ये हम देखेंगे कि जैसे तीनों मुख्यमंत्री बने तो उनकी कोई भी इस प्रकार के परिवार से वो संबंध नहीं रखते थे, इस प्रकार की लाइनेज उनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि बीजेपी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये मनोबल कार्यकर्ताओं में टूट चुका है कि वहां पे जो गणेश परिक्रमा जो है राहुल गांधी की और 10 जनपद की करता है, उसी को कुछ ना कुछ मिलता है, अदरवाइज जो आम कार्यकर्ता है वो धक्के ही खाते रह जाते हैं। तो ऐसा एक विश्वास बीजेपी ने अपने वर्करों में, जिन वर्करों के सिर पे कोई भी चुनाव लड़ा जाता है, बूथ की मैनेजमेंट होती है। बहुत लंबे समय पहले बीजेपी ने एक नारा दिया था, बूथ जीता चुनाव जीता। अमित शाह जी ने ये नारा निकाला था और वाकई में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक बूथ पे उस बूथ के कार्यकर्ता फोकस करते हैं तो एक एक बूथ करके किस प्रकार की रिजल्ट्स आते हैं। तो वो जो एक सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ वाला जो एक नारा है, उस नारे को कांग्रेस अगर आकलन करे, कांग्रेस अगर उसको ध्यान से समझे तो अपने अंदर बदलाव ला सकती है। लेकिन ऐसी कांग्रेस की कोई आदत नहीं है, मेहनत करने से वो लोग बचते हैं। वो सिर्फ दूसरे पे इल्जाम लगा के और इसको कि भाई जनता ने गलत फैसला कर लिया और ईवीएम और वगैरह वगैरह। और थोड़ा इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। एक तो हो गया बीजेपी का संगठन, दूसरा हो गया जो सबसे ऊपर आज के टाइम में चल रही है ग्लोबली एक्सेप्टेड जो प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप है, उनका जो एक अपना, उनकी जो गारंटी है, उस गारंटी पे लोगों ने मोहर लगा दी। और ये 2024 की जो आने वाली लड़ाई है उसको प्रधानमंत्री जी ने 23 में ही जीत लिया, आप ये भी कह सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा डीपली अगर हम एनालिसिस करें कि जनता जो है, जनता ऐसे ही किसी के पीछे नहीं लगती। आपने मैंने 4 बात बोली, 4 आदमी 2 दिन के लिए तो हमारे साथ चल देंगे, लेकिन जब वो लंबे समय में देखेंगे कि यार ये सिर्फ बातें ही बातें हैं, करते तो ये कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जितना गरीबों के लिए, जितना सबसे पीछे पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम किया है, शायद ही भारत के इतिहास में ऐसा आज तक हुआ हो। साथियों, आप अगर डाटा की बात करें तो डाटा ये बताता है कि 3.15 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप जो है वो ट्राइबल बच्चों को दी जा चुकी है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है।
ये नंबर ऐसा है कि शायद कांग्रेस के अगर जो शीर्ष पे इस टाइम बैठे हैं उनको लिखने को दे दिया जाए तो वो ठीक से इसको लिख ना पाए, इतना बड़ा ये नंबर है। इतने बच्चों को जब स्कॉलरशिप मिलती है उनके जीवन में बदलाव जो आया है उससे ये नतीजे देखने को मिलते हैं। तब जाके लोगों का एक विश्वास, एक अटल विश्वास पैदा होता है कि हाँ, कि कोई ऐसा है जो हमारे बारे में वाकई में सोच रहा है। 9.63 लाख लोगों को वन धन योजना से जोड़ा गया डायरेक्टली। ये डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं जो लोगों के खाते में। पहले जब जनधन अकाउंट खोले गए तो विपक्षी दलों ने बहुत मजाक उड़ाया कि ये क्या मजाक है, इससे क्या होगा, इसमें पैसे कौन डालेगा, इससे देश कैसे बदलेगा। दोस्तों, आज उन्हीं जनधन अकाउंट की बदौलत भारत डिजिटल हो गया। ये इतना छोटा सा बदलाव है, लेकिन पूरे विश्व में भारत इकलौता ऐसा कंट्री है जहां पे आपको जेब में अगर कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास मोबाइल है, तो आज पूरा भारत उस मोबाइल से कनेक्टेड है। आज पूरा भारत डिजिटलाइज हो गया। आप चाहे स्ट्रीट वेंडर के पास चले जाएं, चाहे किसी शोरूम में चले जाएं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपके मोबाइल से आप पेमेंट करने में सक्षम हैं। और जो जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस वाले जो अकाउंट प्रधानमंत्री जी ने खुलवाए थे, उनमें अगर ये पूछते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, तो पैसा आ रहा है डायरेक्ट ट्रांसफर जो हो रहे हैं इन योजनाओं में। इन योजनाओं के द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं उनके खाते में पैसा डायरेक्ट जा रहा है। अगर सेंटर से 1 रुपया चलता तो नीचे 1 रुपया पहुंचता, 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता। कोई बीच में लूप होल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं बिल्कुल ओवरव्यू की बात कर रहा हूं। फिर अगर हम बात करते हैं ये जन औषधि केंद्र, दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत लंबे समय से चर्चा करते थे कि भाई जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं भारत में बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं था, ना पहले था। मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आप बाहरली कंट्रीज के कंपेयर करेंगे तो भारत में पहले भी कम थे और अब तो बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। जो एक ये फार्मेसी जो लॉबी बनी हुई थी, इसका एक ऐसा नेक्सस था, वो प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र के माध्यम से ऐसा तोड़ा है कि उससे भारत के लोगों की 23,000 करोड़ की सेविंग अब तक हो चुकी है। तो जिन लोगों की सेविंग हुई है, जिन लोगों ने उन चीज का बेनिफिट लिया है, जन औषधि केंद्र का बेनिफिट लिया है, ये वो जब वोट में कन्वर्ट होता तो नतीजे कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। लगभग 10,000 के करीब जन औषधि केंद्र जो हैं पूरे भारतवर्ष में खुल चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये सच्चाई है। ये डाटा मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसको अपने आप सर्च करें, अपने आप देखें कि ये बदलाव जो आया है, ये जो वोट कन्वर्ट हुई है, ये ईवीएम है कि या ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स या रीजनल पॉलिटिक्स या ऐसे जातीय समीकरण, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय मतदाता जो है अब इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। कितने लोगों को मुफ्त राशन कोविड के दौरान दिया गया वो कोई नहीं देख रहा। कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड के चलते मुफ्त में इलाज हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा। तो दोस्तों, ये बदलता भारत है और आप और मैं इस चीज के साक्षी बन रहे हैं। हमें इस चीज पे गौरव होना चाहिए। स्वच्छ भारत का जो अभियान है, हमें उससे जुड़ना भी चाहिए और हमें उसके ऊपर अभिमान भी करना चाहिए। तो ये कुछ कारण मैंने जनरलाइज करके एक बताने की आपको कोशिश की, एक प्रयास किया छोटी सी वीडियो में कि भारत जो है, भारत के जो मतदाता है वो किस हिसाब से, किस प्रकार से अब वोट कर रहा है। वो उन मुद्दों पे वोट कर रहा है, वो सिर्फ जो आज तक मुद्दे चलते हैं उन पे वोट करना अब भारत का मतदाता बंद हो चुका है। भारत के मतदाता ने पहली बार पिछले 75 साल में अब जाके बदलाव जमीनी स्तर पे देखना शुरू किया है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।